हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया लेक्चर 3, जो कि हम लोग रोज़ टॉप 10 सीरीज़ चला रहे हैं। टॉप 10 क्वेश्चन की मैथ्स की, उसका एक नया लेक्चर रहने वाला है। तो इस लेक्चर के अंदर में हम लोग मैथ्स के बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, ये देख लीजिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर में हम 10 क्वेश्चन जो हैं, 10 क्वेश्चन में 10 अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं और उनके कॉन्सेप्ट भी हम लोग साथ में देखने वाले हैं। तो जो भी एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल सबकी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, और जो इस प्लेलिस्ट में पिछले लेक्चर्स है उसको भी आप शुरू से एंड तक पूरा देखिए, ठीक है। तो अगर आपको मैथ्स के अंदर 50 आउट ऑफ 50 लेके आना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए, पहला सवाल तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश वाला पढ़े, हिंदी मीडियम से है तो आप ये हिंदी वाला पढ़िए, ठीक है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए हैं। इन तीनों वृत्तों के चारों ओर डोरी कसकर बंधी हुई है। डोरी की लंबाई कितनी है? अब देखिए, ये 3 वृत्त है, ये 3 वृत्त है, 3 वृत्त है और इसके चारों ओर में आपके डोरी लगी हुई है, ठीक है। इनके चारों ओर में ये डोरी लगी हुई है, इस तरह से आपके चारों ओर भी एक डोरी लगी हुई है, ऐसे पूरी टाइट बांधी हुई है, टाइट, यहाँ से टाइट बांधी हुई है। तो अगर ये चारों ओर डोरी बंधी हुई है तो अब इसकी लंबाई आपको निकालनी है, इस डोरी की लंबाई निकालनी है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेंथ जो है ना, आपके लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, इसका होता है 2πr + 2nr। ये आप अपना नोट्स के अंदर में लिख लीजिए, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, सबको आपको नोट भी करते जाना है। जो आपको लगे कि भाई इंपॉर्टेंट है और मुझे आता नहीं है वो सब लिख दो। तो 2πr + 2nr, यहाँ पे r क्या है? आर है रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे क्या रहेगा, तीनों एक सेम रेडियस के रहेंगे। जब भी ऐसा सवाल आएगा रेडियस सेम रहेगी, तो आपके आर दिया हुआ रहेगा आपको। और ये जो एन है, एन क्या है? एन है नंबर ऑफ सर्कल। यहाँ पे कितने सर्कल है? 3 सर्कल है। अगर 4 आए तो 4 लिखना है, 5 आए तो 5 लिखना है। तो यहाँ पे आपके क्या हुआ, 2 × 22/7 इंटू रेडियस 14 + 2 इंटू 3 सर्कल है इंटू आपके 14 रेडियस। तो आपके क्या होगा, 7 × 14 और 22 × 4 आपका 88 प्लस ये आपका 14 × 6, 14 × 6 आपका हो गया 84। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया 172, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। चलो नेक्स्ट। अभी देखिए इसको, 105 की पावर 143, 264, 291, 123, 134 के अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए तीनों मल्टीप्लाई में है। इसके अंतिम 2 अंक निकालने के लिए ऐसे नहीं करना है कि इसका अब आप 143 बार पावर करके मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसे इतना तो आप नहीं करोगे, लेकिन इतना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन इसको करने का रियल आपका मेथड क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं। तो आप ये देखिए कि ये किन किन के मल्टीप्लाई। अब देखिए 105 है, 105 में 5 आता है, ठीक है, 5 आता है। 5 की पावर आपके कितने हुए? 143 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 105 को हम लोग ये लिख सकते हैं ना, 5 × 21, 21 पंजे 105। इस 5 की पावर भी 143 होगी और 21 की पावर भी 143 होगी। अब इसको अगर मैं 264 को देखूँ, इस 264 में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, 2 तो 291 बार तो कम से कम आ ही रहा है। उससे भी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन 291 तो है ही ना मिनिमम। तो अब यहाँ पे देखिए 5 कम से कम 2 बार तो आ ही रहा है। इसमें 143 बार आ रहा है तो 2 तो आ ही रहा है। तो 5 देखो 2 बार तो है ही, और 2 भी 2 बार तो है ही। 291 बार है तो 2 बार तो है ही। तो 25 × 4, 2 दूना 4, 25 चौका 100। तो आप सोचिए कि ये संख्या के अंदर में मिनिमम 5 2 बार तो है और 2 भी 2 बार है। अगर ऐसी चीज़ है 5 2 बार है और 2 भी 2 बार है, तो ऑब्वियस है कि लास्ट के 2 डिजिट 0 0 होंगे, क्योंकि 100 आएगा और 100 को किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे, और पॉइंट के अंदर में तो है नहीं कि ये डिवाइड में तो है नहीं, ऐसा नहीं है ना 2/100। तो यहाँ पे कटने का तो कोई चांस है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, अंत के 2 डिजिट जो रहेंगे वो 100 ही रहने वाले, मतलब 0 0 ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। अंडरस्टूड। तो आपको सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए तो आप इसमें देखो कि कभी कभी पूछता है कि आपका यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट तो आपका बहुत इजी है, आप देख लोगे, यूनिट डिजिट अलग सवाल हो गया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आया लास्ट के 2 डिजिट निकालो। तो लास्ट के 2 डिजिट निकालने के लिए आप ये देखो कि 5 कितनी बार आया, 2 कितनी बार है, इस तरह से देखो और उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके देख लो कि आपके लास्ट के 2 डिजिट क्या रहने वाला है। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट सवाल। ये देखिए आपको अलजेब्रा के अंदर में ये सवाल जो है फेवरेट है एसएससी का। इसमें आपके इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे x + 1/x दे दिया तो आपको x - 1/x निकालना है, x² + 1/x² निकालना है, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 निकालना है, ये गिवन रहेगा। और बाकी ये सब निकालने हैं, जैसे x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 निकाल दिया, x की पावर 8 - 1/x की पावर 8 निकालना, तो ये सब निकालने रहते हैं। तो ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा भी सवाल आते हैं
इस टाइप का। अभी आपको इससे ये निकालना है, तो आपको इस सवाल को पढ़ो तो डायरेक्ट क्या लिखा है, एक्स प्लस 1/x बराबर -5, तो इसका वैल्यू निकालो। इसमें देखो आपके, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे कि आप इसमें इक्वेशन में इस तरह का पैटर्न बनाने का ट्राई करो। कैसे पैटर्न बनाओगे, इसमें x का डिवाइड कर दो, ऐसा करो ऊपर और नीचे x का डिवाइड करो। 9x में x का डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा, 3x² में x का डिवाइड करेंगे तो 3x बचेगा, प्लस 3 में x का डिवाइड करेंगे तो 3/x, माइनस 4x में x का डिवाइड तो 4। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जैसे आप 3 कॉमन लोगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ 1 बचेगा। अब x प्लस 1/x बन गया ना, इसकी जगह सीधा वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा 9 बटा -5 इंटू 3, -4, तो 5 से 15 और 4 19, तो -9/19। अंडरस्टूड। तो ये आ गया -9/19। तो अभी आपको ये दिमाग में लग रहा होगा कि भाई मेरे को कैसे पता चलेगा कि x का डिवाइड करूँ कि क्या करूँ। तो थोड़ा इसको गौर से देखो कि x के डिवाइड करने से यहाँ पे सेम 3 दिया हुआ है, x जैसे ही करोगे तो ये x² का एक x कट जाएगा तो x बच जाएगा और यहाँ पे एक x नीचे में नया आ जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। तो इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। सवाल देख के आपको समझ में आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ की धनराशि वस्तु को 925 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ का 6 गुना है। देखो किसी का कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का सीपी जो है, सीपी, उस सीपी से ये क्या बोला 1550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ की धनराशि। ये जब 1550 रुपये में बेचता है तो ये जो लाभ हो रहा है, ये जो लाभ हो रहा है प्लस ये जो जितना लाभ हो रहा है वो 925 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ का 6 गुना है। अब ये 925 रुपये में जो बेच रहा है, ये बेच रहा है, इसके जो लाभ आ रहा है इसका ये 6 गुना है। मतलब अगर ये 1 है तो ये 6 है, यही बोलना चाह रहा है ना, 1:6 है, तो 1:6 है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि 5% की हानि के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब इसको देखो, इसके करने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके। एक तो आप नॉर्मल मेथड से जाओगे और एक थोड़ा स्मार्ट बनोगे। स्मार्ट बनोगे तो आपको इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 सेकंड में आप निकालोगे। स्मार्ट वाला मैं दूसरी बार में बताता हूँ, पहले आप नॉर्मल मेथड देखो। तो अब ये नॉर्मल क्या बोल रहा है कि सीपी से ये सीपी को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका ये 1:6 है, तो 925 में से एक्स घटाया तो ये जो वैल्यू है, और 1550 में से x घटाया तो ये जो वैल्यू है ये किस रेशियो के अंदर में है, ये 1:6 में है। इसमें से ये इसका डिफरेंस 1 और इसका डिफरेंस 6, तो 1:6। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 925 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो नमचेगा 54 और 25 का 150, तो ये आपके हो गया 5550, ठीक है। -6x बराबर 1550 माइनस x। अब यहाँ से आप देखोगे तो 5550 में से 1550 गया तो ये हो गया 4000 डिवाइड बाई, इधर में 5 आएगा और बराबर x आएगा, तो x की वैल्यू आपकी होगी 800। अंडरस्टूड। तो आपका जो क्रय मूल्य है, आपका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी होगी 800। अब यह क्या बोल रहा है, 5% की हानि के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। एट व्हाट प्राइस द आइटम मस्ट बी सोल्ड टू इनकर लॉस ऑफ 5%। तो यहाँ पे क्या होगा, अब 5% का मतलब क्या होता है, 5% होता है 1/20, तो मतलब 20 पे 1 का नुकसान, इसका मतलब बेचना कितना है 19/20 पे। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या होगा 19/20, तो 20 चौक 80, 19 चौक 76, तो 76 ठीक है। तो ये हो गया आपका 76 तो ये हो गया आंसर। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो लॉन्ग हो गया, थोड़ा सा लंबा भी हो गया और ये लॉन्ग हो गया। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको क्या हुआ, इसको आप देखते ही थोड़ा सा इसमें ऑप्शन को आप यूज़ करना सीखो। आप इस सवाल को पढ़े तो 1550 में बेचने पर इसमें 6 गुना ये गुना, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि सीधा लास्ट में क्या बोला, 5% की हानि के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आप सिर्फ इसको देखो, 5% की हानि है, 5% की हानि है तो इसको किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 5% की हानि को आप क्या लिखोगे, जो भी आपका सीपी आएगा, आप ये सोचो जो भी आपका सीपी आएगा उसको लास्ट में जाके आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 19/20 ही मल्टीप्लाई करने वाले हो ना। आप सीपी निकाल ही क्यों रहे हो, आपको पता है बट्टा में तो आने का इतना चांस नहीं है। तो आप अगर आपको रिस्क लेना भी है तो 19/20 ही आने वाला लास्ट में मल्टीप्लाई। तो आप वो आंसर जो होगा वो 19 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। ये 20 से ये सीपी में कुछ रहेगा तो कट जाएगा ये सब, तो सीपी निकालना ही नहीं है। सीधा सीधा क्या करो, 19 से मल्टीप्लाई आएगा तो 19 चौक 76 ये आ गया। 19 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका आंसर तैयार। अंडरस्टूड। मतलब क्या हुआ कि आपको सीधा एक लाइन में लास्ट लाइन देखो, 5% की हानि के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 5% की हानि मतलब क्या हुआ, 19/20 इस पे बेचा जाना चाहिए। अब जो भी क्रय मूल्य है तो उसको 19 का मल्टीप्लाई आएगा। तो सबसे पहले जब भी आपका ऐसा एग्जाम में सवाल आए ना, तो आप पहले ये टिक कर दो और इसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ पहले। अब देखो ये तो आपका चांस है कि सही हो जाएगा 99%, लेकिन आगे वाले सवाल करो
और अगर लगे कि कहीं मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ कहीं ये x में है ना बट्टा में 19 तो नहीं आ रहा है, वैसे आने का चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट रहे तो आप आओ वापस, लास्ट में करो, क्योंकि पहली बार में तो आपके आंसर निकल चुका है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको लेक्चर के अंदर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और आप इस टॉप 10 की सीरीज से बहुत कुछ सीख रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पिछले लेक्चर भी है और जो आने वाले लेक्चर भी, आप टॉप 10 को सीरीज़ को आपको फॉलो करना है, लास्ट तक आपको फॉलो करना है। अगर आप इसमें बने रह गए तो आप ये मान लीजिए कि आपके मैथ्स के अंदर में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं 50 आउट ऑफ 50 का, ये पूरा हो जाएगा आपका, गारंटेड। ठीक है, इन द मैथ्स यू विल बी लाइक यू विल गेट 50 आउट ऑफ 50। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या सवाल है, 4 अंकों वाली, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 15, 25, 40 एंड 75। ऐसे सवालों को कैसे करना है थोड़ा ये समझो कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। तो आपको नॉर्मल मेथड क्या है, नॉर्मल मेथड तो ये है कि आपको इन सब का एलसीएम लो, एलसीएम निकालो और एलसीएम को किसी एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि वो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तक पहुंच जाए, और उससे ज़्यादा अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 5 अंक की संख्या बन जाएगी। तो इस तरह से, लेकिन इस तरह से करना नहीं है एग्जाम में। इस तरह से करोगे तो पहले एलसीएम निकालो फिर मल्टीपल देखो। कहने का मतलब एलसीएम को कोई एक आप वेरिएबल के से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो 4 अंक की मैक्सिमम संख्या बननी चाहिए, तो यहाँ पे वो आएगा, मतलब एलसीएम का कोई मल्टीपल आएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, आप सीधा ये देखो डायरेक्ट, ऐसे सवालों में ऑप्शन का यूज़ करना है। अब ये देखो कि ये क्या बोल रहा है कि भाई अगर कोई संख्या 15 का और 25 और 40 और 75 की एलसीएम का मल्टीपल है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि 15 से डिविजिबल होगी, 25 से भी होगी, 40 से भी होगी, 75 से भी होगी। डिविजिबल तो होता ही है ना एलसीएम से, तो संख्या सारी ही डिविजिबल होती है एलसीएम से। तो अभी देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो अब 15 का मल्टीपल होगा, 15 में क्या आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है ना, तो 3 का डिविजिबल तो होना ही चाहिए। तो अभी देखो ये संख्या तो 9 और 10 11, ये 3 की मल्टीपल है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। 3 की मल्टीपल ये अगर 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना। 8 और 2 10, ये भी नहीं है। 8 और 4 12, ये है, और 9 और 6 15, ये है। तो ये 3 से मल्टीपल है, तो यहाँ से देखो 2 ऑप्शन तो 1 सेकंड में कट हो गए, समझ गए, 1 सेकंड में कट। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं। अब यहाँ से देखो ये क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो हमें इन दोनों में सबसे बड़ी से ही सोचना स्टार्ट करना है। सबसे बड़ी इन दोनों में कौन सी है, 9600। पहले ये देखो कि क्या ये सब डिविजिबल है इसमें। देखो 5 और 3 है, 3 तो हमने चेक कर दिया, 5 देखो 100 है लास्ट में, 5 तो जा ही रहा है, 25 100 से डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है। 40 0 0 0 कट जाएगा। अब 4 का डिविजिबल है क्या, तो अब देखो लास्ट के अंदर में क्या लिखा हुआ है, 960 है ना, 9600। अब देखो 9600 में 40 का भाग देखते हैं तो कैसे करते हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल। अब देखो ये 4 का मल्टीपल के लिए लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, और 15 चौका 60 जा ही रहा है ना, तो ऑब्वियस चीज़ है कि ये 40 से भी मल्टीपल है। और 75 से है कि नहीं है, 75 में क्या होता है, 3 और 25 होता है। 25 100 में आपका कट रहा है, और 3 जो है वो तो जोड़ रहे हो, 9 और 6 तो इसमें भी कट रहा है। तो कहने का मतलब आंसर ही हो गया। देखो इतना आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें टाइम जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, आपका 5 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आप सही से सोचना स्टार्ट करोगे। कैसे होगा, अब वापस से शुरू से देखो, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और 4 अंकों की जो पूर्णतः विभाजित हो इससे, तो क्या होगा, 15 में 3 आ रहा है, देखो 9 और 10 11, ये खत्म हो गया, 8 2 10, ये भी खत्म हो गया, और 15 3 और 5 आ रहा था, 5 5 देखो 25 तक तो यहाँ पर कट रहा है, ये भी 25 ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, 3 इसमें है तो 3 इस दोनों में है, 40 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, तो ये आंसर हो गया। छोटा नहीं देखना है ना, हमें बड़ा देखना है, तो बड़ा वाला देखो, पहले बड़े से चेक करो। जब पूछे सबसे छोटा बताओ तो छोटे से चेक करो, ऑप्शन में सबसे छोटे से गिनती स्टार्ट करो, बड़ा पूछ रहा है बड़े से करो, अंडरस्टूड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज ABC। अब समकोण त्रिभुज ABC, तो ये A, ये B और ये C और ये 90 डिग्री B पे है, तथा इसके अंतर्गत एक अंतःव्रत खींचा गया है, अंतःव्रत इन सर्कल, ठीक है। अंतःव्रत क्या है, ये इसको बोलते हैं अंतःव्रत, और बाहर जो बनता है ऐसे, इसको बोलते हैं परिव्रत, ठीक है, ऐसे जो बनता है परिव्रत। तो अभी इसको अंतःव्रत, ये हमारा सवाल है। तो अंतःव्रत ये खींचा गया है, AB 3 है, BC 4 है, BC 4 है, तो ये क्या हो गया, 5 हो गया, 3 4 5। तो अंतःव्रत का व्यास बताओ। अब देखो समकोण त्रिभुज के अंदर में अंतःव्रत क्या होता है, अंतःव्रत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अंतःव्रत की रेडियस जो होती है वो होती है L + B - H डिवाइडेड बाई 2। ये मैं पिछले आपके वीडियोज़ के अंदर में भी इस टाइप का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो L क्या होगा, 3 + 4 - 5 डिवाइडेड बाई 2। ये लंब है, ये आधार है, और ये हाइपोटेनस कर्ण है।
आपका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। 4 से 7 में से 5 गया 2, 2/2 1, तो ये आपकी रेडियस आ गई, तो डायमीटर कितना हो गया 2। अंडरस्टूड। व्यास पूछा है, ध्यान रखना, ऐसे ही आपको जैसे सिली मिस्टेक करवाता है एग्जाम के अंदर में, आप जल्दी से रेडियस टिक मत कर देना, पूछा क्या है वो देखो। ये हो गया। अब आपको इसके अंदर में हो गया, अब समकोण त्रिभुज के अंदर में भी अगर आपको देखना हो अंतर्वृत्त की रेडियस, अब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, तो इसका बताओ मुझे फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, ये क्या होता है आर बराबर होता है a/, आपके 2√2, आपने ये पढ़ा है ना, a/2√2, और वो क्या होता है क्या परिवृत्त की त्रिज्या a/√2, आपका √2 था, नहीं सॉरी, a/2√3 और a/√3, अंडरस्टूड। तो ये था a/√3 और a/2√3, अंडरस्टूड। और ऊंचाई क्या थी, तो ये सब आपको देखना है, √3/2a, तो ये आपकी थी ऊंचाई। और मैंने ये बताया था कि ये जो होती है, ये जो रेडियस है ये वाली होती है आपके इन रेडियस, और ये जो होती है ये होती है आपका परिवृत्त की रेडियस, ठीक है। और ये 2:1 के अंदर में होता है, तो ये निकालने का तरीका, इसका आप 2:1 निकाल दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब ये 3 समीकरण दिए हैं और 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो इसको तीनों को सॉल्व करके ये आंसर आएंगे। लेकिन अब दो मेथड क्या है कि या तो आप इसको नॉर्मल सॉल्व करो, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो और फिर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, तो इसके अंदर में आप ये मान लो कि तब आपका ज़िंदगी में ऐसे नहीं निकलेगा अगर इस तरीके से करोगे तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि अगर इस समीकरण इन तीनों का कोई आंसर इसके अंदर में आपका ये आंसर निकल रहा है इन तीनों को सॉल्व करने पर, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इन तीनों में सेटिस्फाई करनी चाहिए, अंडरस्टूड, सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर आंसर है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ना। तो अभी देखिए, अगर मैं ये वाली वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में पुट करता हूं तो क्या होगा, 9 में -1 करेंगे तो -9 प्लस वाई +1 सॉरी -9 +1 और -2, तो 9 और 10 11, ये नहीं बन रहा है, और बराबर इधर साइड में 12 लिखा हुआ है, तो इधर क्या बन रहा है 9 और 10 11, ये बन रहा है -10 नॉट इक्वल टू 12, तो ये वाला तो आपका हो गया, ये वाला तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ये रखते हैं, तो 9 + 1 -2 बराबर 12, 9 10 11 12 12 बराबर 12, तो ये वाला ऑप्शन आपके सही जा रहा है। अगर ऐसे ही ये और ये भी चेक करोगे इस पहले वाले में, तो ये भी आपका क्या होगा, नहीं है जाएगा, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो आपका आंसर हो गया ये। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं कि जो मिल गया आपने टिक कर दिया, नहीं, ये भी आपको चेक करने हैं, क्योंकि आप ऑप्शन से जा रहे हो, ऑप्शन से जाते हो तो सारे चेक करने हैं, ठीक है। तो आप फिर ये भी आपके नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह से आपको करना है, कुल मिला के आपको ऑप्शन सेटिस्फाई करवाने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, एक कंपनी में कुल 1200 कर्मचारी है, 1200 कर्मचारी है तथा पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:5 है, तो मेल और फीमेल क्या है 7:5, 7 और 5 12, 1200 की वैल्यू 1200, तो 1 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 100, तो 7 की वैल्यू 700 और 5 की वैल्यू 500, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या बोला, यदि 70% कर्मचारी को चॉकलेट पसंद है, कर्मचारी को 70%, 70% मतलब आपका 12 7 84, मतलब 840, 840 लोगों को क्या है चॉकलेट पसंद है, ठीक है। और कुल महिलाओं में से 40% को चॉकलेट पसंद है, महिलाएं कितनी है 500, 500 में से 40% को चॉकलेट पसंद है, 5 और 20 मतलब 200 जनों को चॉकलेट पसंद है। तो कितने पुरुष कर्मचारियों को चॉकलेट पसंद है, देखो महिलाएं टोटल 840 जनों को चॉकलेट पसंद है, जिसमें से महिलाएं 200 है जिनको चॉकलेट पसंद है, तो टोटल कितने हो गए पुरुष जिनको चॉकलेट पसंद है, इसमें से घटा दो 640, ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, एक हीटर और गीजर का अंकित मूल्य समान है, ध्यान रखना अंकित मूल्य समान है। हीटर, ये आपका हीटर है आपका, पहले हीटर छोड़िए, पहले ये अंकित मूल्य समान है, हीटर और गीजर पर छूट क्रमशः 45 और 30% है। पहले देखते हैं हीटर के ऊपर में छूट कितनी है, हीटर के ऊपर में छूट है 45%, 45% कितना होता है, 45% आपका होता है 9 × 45, तो 9/20, ये 45% की वैल्यू होती है। 30% कितना होता है, 3% 30% आपका होता है 3/10। तो अब सोचो कि 20 में से 9 की छूट, तो 20 की अगर कोई सामान है उसमें आपके 9 की छूट दी जा रही है, तो इसका मतलब बेचा कितने में जा रहा है 11 में, तो ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, ये आपका होगा मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, और ये होगा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके किसके लिए, ये आपका हीटर के लिए, हीटर के लिए। अब बात आती है गीजर की, तो गीजर में क्या हुआ 30% का आपका हो गया, तो 10 की जो चीज़ है वो कितने में बिक रही है 7 में। तो अब ये सोचिए कि क्या बोल रहा है,
अंकित मूल्य समान है, अंकित मूल्य समान है, लेकिन हमारे तो अंकित मूल्य अलग अलग है, तो हमें समान बनाना है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे को, तो यहाँ पे बन गया 7 दूना 14 और 2 20। तो अब इसको काट दो, तो यहाँ पे क्या हुआ, गीजर आपका 14:20 है और हीटर आपका 11:20 है। अब ये क्या बोल रहा है, क्रमशः हीटर और गीजर के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। हीटर और गीजर, तो ये विक्रय मूल्य का रेशियो 11:14 हो गया, खत्म, इजी है। तो नेक्स्ट, एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त के परिगत है, ये वृत्त है और इसके परिगत क्या है, इसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, ABCD एक चतुर्भुज है जो कि इस वृत्त के परिगत है। A आपका यहाँ पे B, ये C और ये D इस वृत्त के परिगत है, ठीक है। AB बराबर 8 है, तो AB बराबर 8 है। CD बराबर 5 AB/4, तो CD कितना हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा 5, AB कितना है, AB 8 है, तो 8/4, 4 दूना 8, तो ये हो गया 10, तो CD बराबर आ गया आपका 10। अब ये क्या हो रहा है, BC + AD का मान बताओ, तो इसका और इसका सम बताना है, ठीक है, इसका x मान लो, इसको y मान लो, तो इन दोनों का सम बताना है। तो अब यहाँ पे देखो, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, लेकिन अब इसको समझो कैसे कर, मतलब ये क्यों आ रहा है और कैसे हो रहा है। वैसे इसका आंसर तो सीधा होगा कि ये आमने सामने के जो परिगत किसी भी वृत्त के अगर चारों ओर आप में कोई भी आप परिगत आपका ये बना रहे हो, आपका चतुर्भुज बना रहे हो, तो उसके आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर रहता है। जैसे 10 और 8 18 है आमने सामने की, तो ये x और y का सम भी बराबर होगा, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 18। लेकिन आपके ये हुआ कैसे, तो ये देखो कि इस पॉइंट से मैं इस वृत्त के ऊपर मैं टेंजेंट खींच रहा हूँ, ये और ये, तो ये टेंजेंट ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से खींच रहा हूँ यहाँ पे, तो ये और ये भी बराबर होंगे, इससे ये और ये बराबर होंगे, और इस पॉइंट से ये और ये बराबर होंगे। तो अब सोचो, ये बराबर है, ये बराबर है, तो इस तरह से क्या होगा, इधर वाली एक भुजा इधर वाली से बराबर है, उधर वाली इधर वाली से बराबर है। तो कहने का मतलब आप ये देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आमने सामने की भुजाओं का योग इसके और इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं डेरिवेशन भी छोटा सा एक लाइन में करवा ही देता हूँ, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए ये हो गए, तो अगर मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F, इसको G, इसको H, तो यहाँ पे क्या हुआ, A और H बराबर है, G और F बराबर है, E और D बराबर है, C और B बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, A और H बराबर है, तो अगर मैं बोलूँ कि H G C D, H + G + C + D, H + G + C + D, तो H किसके बराबर है, A के बराबर, तो मैं H की जगह A भी लिख सकता हूँ, और G किसके बराबर है, F के बराबर, तो A की जगह F भी लिख सकता हूँ, G की जगह पे मैं F भी लिख सकता हूँ, C की जगह पे मैं B लिख सकता हूँ, और D की जगह पे मैं E लिख सकता हूँ। तो देखो आमने सामने की हो गई ना, HGCD, HG और CD, इनका सम HG और CD का सम क्या होगा, किसके बराबर होगा, AF और BE के बराबर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलो 10 सारे सवाल हमारे हो चुके हैं, ओके। 10 सवाल जो मैं लेके आया था आज का, तो आपके ये पूरे हो चुके हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने अगर इस चैनल से कुछ भी सीखा है, और अगर आपको लगता है कि लेक्चर आपको पसंद आ रहा है और आपने ये 10 सवाल बहुत अच्छे से कर लिए हैं, तो आप कमेंट भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पिछले लेक्चर है और आगे के लेक्चर है वो भी आपको करने हैं। अगर आप इसमें शुरू से एंड तक बने हुए रहेंगे तो आज के सवाल थोड़े से मैंने ईजी साइड में रखे हैं, लेकिन जो पिछले वीडियोज़ के आपके क्वेश्चन थे वो बहुत ही टफ साइड के अंदर में जो थे, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी अगर आपने देखा है, PYQ में देखा है, और जो हार्ड आते हैं वो हम लोग लेके आते हैं सवाल, ठीक है। तो अगर आपके ये जो मैं सवाल लेके आया हूँ, ये आपके कॉन्सेप्ट में जो छोटे छोटे जो बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर में, तो वो सवाल थे ये, ठीक है। चलो हम चलते हैं और सवाल को एंड करते हैं, आपके इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।